अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 88 स्टार्ट करते हैं। कैफ 1 का खामोश हो जाएं। पहले ही जनरेटर चल रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ी थोड़ी आवाज़ उसकी अंदर आ रही है। खामोशी सुने और बताएं मुझे आ रही है? हाँ, इसलिए बिल्कुल चुप करके बैठें, साथ में आपकी न हो। अच्छा जी, सबसे पहले तो इस सवाल में एक करेक्शन कर लें। ये 193 है, ओरिजिनल सवाल से देखा, ये 193 के आगे कुछ लिखा हुआ था, जो लिखा हुआ था वो काट दें। खामोश रहें, ये भाई को अंदर नहीं आने देना आप, जो निकला बात। पेज नंबर 631 पे पास पेपर 8 होमवर्क में था, ये सॉल्व करेंगे हम। सवाल की रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट 30 जून 21 की। अब अगर 30 जून 21 की कैश फ्लो कह रहा है और कहीं पे उसने हमें मेथड का नहीं बोला, तो फिर जो मेथड हम कर रहे हैं वही लगा करेगा बाय डिफॉल्ट, इनडायरेक्ट मेथड जो कर रहे हैं। ठीक है, कल इंशाल्लाह डायरेक्ट मेथड शुरू कर देंगे। आज वैसे मेरा इनिशियली जहन था कि छेड़ दूंगा, टेस्ट में कैसे आ सकता है। टेस्ट में तो आज भी करवा देता तो ना आ सकता, क्योंकि वो टेस्टिंग के वो इस टेस्ट में ये वाला मेथड आएगा, इंशाल्लाह अगले वीक के अंदर फिर दूसरा मेथड आएगा। ठीक है ना, तो माना कि तब तक हम नया टॉपिक शुरू कर चुके होंगे, लेकिन कैश फ्लो तो ताज़ा ही पड़ी होगी ना। तो मेरे ख्याल में तो कल और परसों में इनडायरेक्ट मेरी तरफ से तो हो जाएगा। कल के दिन में शुरू करेंगे, परसों के दिन में खत्म भी हो जाएगा। फिर मंडे को देखेंगे सूरत हाल ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है, कि क्या करना है, नया टॉपिक शुरू करें या मजीद कैश फ्लो पर ही चलें। लेकिन ये कैश फ्लो का टॉपिक जो है, अब ये सवाल इसके अंदर मैथमेटिक्स का इशू था, वरना इस सवाल ने आपको कोई नहीं तंग किया होना मेरे हिसाब से। ठीक है, इस सवाल की एडजस्टमेंट्स बहरहाल वैसे 60-70% सवाल अब हमारा होने लग गया मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये काफ़ी होता है। बाकी तो मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि ये एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। आप जितने मर्जी सवाल कर लेंगे, पर्चे वाला सवाल तो नया ही होगा, और उसमें 1-2 एडजस्टमेंट्स ऐसी होंगी जो पहले नहीं देखी होंगी। उसको बॉदर करने लग गए ना, तो फिर पास नहीं करोगे, फिर टेंशन ही लोगे। तो वो तो हमेशा हर बंदे को नहीं मिलेंगी एडजस्टमेंट्स। असल ये है कि जो 70-80% सवाल आपको आता है उसमें गुंजाइश ना हो, वो सही हो जाए तो बाकी फिर कोई मसला नहीं है। हर सवाल 70-80 से सही कर लो तो माशाल्लाह ढेर सारे नंबर बनते हैं। ठीक है, अच्छा चलें शुरू करते हैं। ये तुम उधर ही खड़े हो जाओ, जो तुमने दरवाज़ा खोला ना पहले, खाम खा लेट आने वाला तो लेट आया, तुम वहीं खड़े हो जाओ। अच्छा नहीं, लेकिन तुम निकल के जो गए हो तो 2 दफ़ा दरवाज़ा तुम्हारी वजह से खुला है, बैठ जाओ आगे। अच्छा जी, शुरू करते हैं सवाल। सबसे पहले सवाल को पढ़ के 2 दफ़ा आपने फॉर्मेट बनाना होता है, तो सवाल को क्विकली पढ़ते हैं। सवाल में एक्सट्रैक्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के गिवन है फॉर द ईयर 30 जून 21, 20 और 21 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ रही हैं। ऑपरेटिंग फिक्स एसेट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। सवाल में अलग अलग गिवन है, तो हम भी अलग अलग बना लेंगे। अमीन वाले सवाल में चूंकि बैलेंस शीट के फेस पे नेट था, तो मैंने कहा बुक वैल्यू बना लो, 2 ऑप्शन दे दिए। लेकिन यहाँ तो बैलेंस शीट के फेस पे ही दोनों अलग अलग हैं, तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर अलग अलग गिवन हो तो अलग बना लो, और अगर नेट बुक वैल्यू पर बना हो एसेट का अकाउंट, तो आप भी बुक वैल्यू पर बना लो। ठीक है, तो ऑपरेटिंग फिक्स एसेट्स हैं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, ये पहली बार हमारे कैश फ्लो के टॉपिक में आया, लेकिन हमें पहले से नॉलेज ज़रूर है इसका। हमने वो स्टार्ट में फैम वाले सवाल के अंदर इसको सीख लिया था, फिर 2-3 मौक़ों पर 4 मौक़ों पर ये एडजस्टमेंट डिफरेंट टॉपिक्स में आई भी, हमने उसको अल्हम्दुलिल्लाह कैटर कर लिया, यहाँ पे भी हो जाएगा। फिर इन्वेंट्रीज हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, इंश्योरेंस क्लेम। ये मैं हाईलाइट नहीं कर रहा कि कोई नई चीज़ है, ये कोई ऐसी वन ऑफ इवेंट है, लेकिन इसके साथ एडजस्टमेंट 3 हिट हो रही है, इसको जाके पढ़ लेंगे अभी। ठीक है, एडवांस टू सप्लायर्स, ये सवाल में पहली बार हमारे सामने आया। एडवांस टू सप्लायर क्या होता है, मतलब क्या होता है? हमने सप्लायर को एडवांस दिया है, पैसे दिए हैं, तो उसके अगेंस्ट फ्यूचर में क्या होगा, हमें गुड्स आएंगी। ठीक है, अगर आप गुड्स खरीदें कैश में तो एंट्री करते हैं परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट। आप गुड्स खरीदें उधार पे तो एंट्री करते हैं परचेजेस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट। ये उस सूरत में कि गुड्स आ जाएं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप गुड्स के आने से पहले ही एडवांस पेमेंट कर देते हैं। अब परचेजेस तो सिर्फ तब रिकॉर्ड होती हैं जब गुड्स रिसीव हो जाए। क्या हाल है भाई आपका, ठीक हो? अच्छा, तो कल वाला लेक्चर ले लिया था? अच्छा, IT लैब में लिया था या पुराने वाला लिया था? नहीं, नए वाला ले लेना एक बार, ठीक है ना। अच्छा जी, तो क्या अर्ज कर रहा था, हाँ, हमने परचेज तब रिकॉर्ड करनी होती है जब गुड्स रिसीव हो जाएं। अगर हमने एडवांस दिया है तो अभी गुड्स तो रिसीव नहीं हुई, अब कैश तो क्रेडिट हो गया है, लेकिन डेबिट परचेजेस नहीं हो सकती, तो एंट्री करेंगे एडवांस टू सप्लायर डेबिट कैश क्रेडिट। और जब गुड्स आएंगी तो अब कैश नहीं निकलना, अब एंट्री होगी परचेजेस डेबिट एडवांस क्रेडिट। ये इंट्रो वाली एडजस्टमेंट थी, ये मैंने यहां पर कर दी थी आपके लिए रिवीजन के लिए। ये देखें कि अगर गुड्स कैश पे खरीदें तो परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, उधार पे खरीदें तो परचेजेस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट। ठीक है, लेकिन अगर आपने गुड्स अभी आई नहीं है और उसके लिए एडवांस पेमेंट पहले ही कर दी है, तो ऐसी सूरत के अंदर ये केस अलग था, ये अलग केस होगा ना। कैश पे चीजें आ गई हैं, यहाँ पे चीजें आई नहीं हैं लेकिन पैसे आपने पे कर दिए हैं, तो एंट्री की एडवांस टू सप्लायर डेबिट कैश क्रेडिट। और जब गुड्स आएंगी
तो परचेजेस डेबिट एडवांस क्रेडिट, ठीक है, बचपन इंट्रो की एंट्रीज हैं। तो ये एडवांस सप्लायर क्या होता है, ये एक करंट एसेट है, राइट टू रिसीव गुड्स इन फ्यूचर, इसीलिए तो एसेट साइड पे नजर आ रहा था ये, ठीक है। तो ये एडवांस सप्लायर है, आप अपनी बुक्स के अंदर इसके आगे लिख लें राइट टू रिसीव गुड्स इन फ्यूचर, लिखें इसके आगे ब्रैकेट में लिख लें राइट टू रिसीव गुड्स इन फ्यूचर। इतनी लंबी कहानी तो सिर्फ रिवीजन के लिए थी ना, आपकी साइड में एंट्रीज की हैं, आपके मतलब की बात तो सिर्फ इतनी सी है कि राइट टू रिसीव गुड्स इन फ्यूचर। अब अगली बात भी डिसाइड कर लो, क्या ये एडजस्ट फॉर वर्किंग कैपिटल आइटम में आएगा? देखें पहले तो ये, अच्छा इससे और एक स्टेप पीछे आए, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स में सिर्फ उन चीजों को लेके जाते हैं जो नॉर्मल ऑपरेशंस का पार्ट हो। क्या ये वर्किंग कैपिटल आइटम्स में आएगा, एडजस्टमेंट्स में आएगा? बिल्कुल आएगा भाई, ये भी हमारे ऑपरेशंस ही हैं, गुड्स नहीं आना है तो कभी कभी एडवांस दे दिया करते हैं, जैसे इन्वेंट्रीज, जैसे डेटर्स, जैसे क्रेडिटर्स, जैसे एक्रूवल्स और प्री पेमेंट्स आते हैं, वैसे ही ये एडवांस भी एक रिसीवेबल ये वो वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट्स में जाएगा, क्योंकि ये भी हमारी नॉर्मल एक्टिविटी, ट्रेडिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है। कभी चीजें एडवांस पैसे देकर खरीदते हैं, कभी चीजें पहले खरीदते हैं और बाद में पैसे देते हैं, कभी चीजें खरीदते हैं साथ ही पैसे दे देते हैं। तो चीजें खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसके लिए परचेजेस, सेल्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेंट्री सब उसी का हिस्सा है, तो ये वहीं पर ही आएगा, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में ही जाएगा, जिस तरह से बाकी ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस जाता है। ओके, अच्छा एक ये चीज है, एक इस तरह की और चीज भी आ सकती है जिस सवाल में नहीं है, वो क्या है, आप गुड्स बेचें कैश पे तो एंट्री करते हैं कैश डेबिट सेल क्रेडिट, आप गुड्स बेचें उधार पे तो एंट्री करते हैं डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। ये तब है जब गुड्स आपने बेचनी, कभी कभी आप भी एडवांस ले लेते हैं, ऐसी सूरत में एडवांस आपसे आपके ऊपर लायबिलिटी है, क्योंकि आपने पैसे ले लिए हैं कैश डेबिट, लेकिन गुड्स क्योंकि बेची नहीं है तो सेल क्रेडिट नहीं कर सकते, तो तब आप एंट्री किया करते थे इंट्रो में बचपन में, ये कैश डेबिट, कैश आ गया, एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में। और ये भी अगर कैश लो में आ गया तो वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स में ले जाओगे, क्योंकि ये भी ऑपरेटिंग हमारे ऑपरेशंस का ही पार्ट होता है। ओके, नेक्स्ट कैश एंड बैंक है, इसकी करेक्शन कर ली है सबने, ये 193 है क्लोजिंग। ओके, नेक्स्ट शेयर कैपिटल है, शेयर डिस्काउंट है, ये पहली बार आया, लेकिन पहली बार पढ़ा नहीं हमने, पढ़ा हमने पहले भी हुआ था, इसको इधर ही रहने दो, एक और ओपन करते हैं, और हमने इसको देखा था यहाँ पे नहीं, ये तो बहुत बात की बात है, यहाँ करीब ही होना चाहिए। अच्छा ये तो ओके वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 1 में आए, पिछली क्लास में दिखाया, ये देखें जी, पढ़ा हुआ है, शुक्र है पढ़ाया हुआ था, और शुक्र है बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी बनाया हुआ था कि अगर डिस्काउंट पे शेयर इशू हो, हमारी एग्जांपल तो एंट्री होती है कैश डेबिट, शेयर डिस्काउंट डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, और ये शेयर डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाता बल्कि इक्विटी के अंदर ही नेगेटिव साइन के साथ शो होता है, ये मैंने पढ़ाया था आपको, और ये ही यहां पर आया, इक्विटी में नेगेटिव साइन के साथ शो हो रहा है, इक्विटी में नेगेटिव साइन के साथ शो हो रहा है, शेयर डिस्काउंट तो कोई नई चीज नहीं थी, पढ़ा हुआ था हमने। हाँ, उसकी एप्लीकेशन अभी देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, ट्रेड पेबल्स हैं, एक्रूड एक्सपेंसेस हैं, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन है, इसको भी एडजस्टमेंट हिट कर रही थी, मिटा दिया उन्होंने, एडजस्टमेंट 5, और ट्रेड पेबल्स को भी एडजस्टमेंट हिट कर रही थी, 6 एडजस्टमेंट हिट कर रही है, 6 कर रही है, और तो कोई नहीं है, ठीक है। बाकी आपको पता ही है कि लॉन्ग टर्म लोन और उसका करंट पोर्शन ये ऐड करके हम लेजर बनाया करते हैं, ठीक है ना। अब वो अलग बात है कि जो करंट पोर्शन है उसमें कोई गलती है तो गलती सही कर लेंगे, गलती सही करके ले जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बैलेंस शीट में तो कोई ऐसी खातिर खा चीज़ नज़र नहीं आई, ठीक है। इस वर्किंग को ज़रा ऐसे ही मैंने करना तो है ही वक्त आने पर, लेकिन फिलहाल मैं ज़रा छुपा रहा हूँ, ऐसे ही आप इसको देखते ना रहे। ओके, नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स हैं, गिवन है, सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल है, जीपी आता है, फिर लेस हो रहे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऐड हो रही है अदर इनकम, और ओए लॉस आ गया। तो बस लॉस आ गया तो क्या मसला, हम हमेशा प्रॉफिट बोल ही जाएंगे, चलते जाएंगे, एंड पे जब लिखना होगा तो नेगेटिव साइन से लिख देंगे, हमने नहीं परेशान होना इससे, ठीक है। लेकिन इतनी बात तो आपको याद होनी चाहिए कि मैंने कहा था कि ये सेल से लेकर कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग, एडमिन, ये सारे के सारे ऑटोमेटिकली वर्किंग कैपिटल आइटम्स में हमारे एडजस्ट हो जाते हैं, इनको हमने नहीं लिफ्ट करानी होती। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इकट्ठा नाम है सेलिंग एंड एडमिन का, सेलिंग एंड एडमिन को जब इकट्ठा बताया जाता है ना, बोला जाता है, तो उनको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कह दिया जाता है, ठीक है ना। तो सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग, एडमिन, इनकी लिफ्ट खराब है, ठीक है। आगे गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट है, ये बिल्कुल हमारा जाएगा, डिस्पोजल अकाउंट बनेगा उसमें। और लॉस बिफोर इंटरेस्ट है आज, ये बड़े मसले वाली बात थी। तो भाई इसमें ना बेसिकली कैश फ्लो कम और मैथमेटिक्स जरा ज्यादा यूज हुई थी सवाल में, बाकी तो आपको मार पड़नी नहीं थी, कैश फ्लो मुझे कहा मैथमेटिक्स में मार डाल लेते हैं थोड़ी सी। अच्छा, लॉस को छोड़ो, दिमाग में लॉस मत लाओ, प्रॉफिट ये क्या निकला हुआ है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, इसमें से माइनस होगा इंटरेस्ट, निकलेगा
प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर माइनस होगा टैक्स, निकलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है ना, ऐसी कुछ कहानी है, ये फिगर दी हुई है इसमें। आगे चलते हैं। एडजस्टमेंट है, पहली एडजस्टमेंट में फाइनल डिविडेंड दिया उसने, ठीक है। दूसरी एडजस्टमेंट में नए शेयर्स इशू हुए हैं। तीसरी एडजस्टमेंट में इंश्योरेंस क्लेम है। अच्छा, नंबर 3 एडजस्टमेंट यही है। इंश्योरेंस क्लेम वाज रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी डिस्ट्रॉयड इन अप्रैल 20, पिछले साल, प्रीवियस ईयर। क्या ख्याल है, किसी ने ये ध्यान किया था? हमारा साल है 1 जुलाई 20 से शुरू हो रहा, 30 जून 21 पे खत्म हो रहा। ये प्लांट एंड मशीनरी तबाह दे कब हुआ था पठानों? कब हुआ था? पिछले साल, क्योंकि अप्रैल 20 30 जून 20 से पुरानी बात है। तो इस एसेट का एसेट अकाउंट से क्रेडिट होना, एक्यूमुलेशन अकाउंट से उसकी डेबिट का डेबिट होना, गेन लॉस का बुक होना, ये सब पिछले साल में हो चुका है। यहां पे तो सिर्फ ये मसला था कि जो इंश्योरेंस वालों ने पैसे देने थे ना उस डिस्ट्रॉयड एसेट के, वो पिछले साल नहीं दिए थे। तो ये सिखाया हुआ आपको पिछले साल की बैलेंस शीट में, ये करंट एसेट बन गया। अब इस साल में ये नजर आ रहा है पिछले साल की बैलेंस शीट का क्लोजिंग था, इस साल में नहीं है, तो मतलब क्या होगा फिर? जो रिसीवेबल था वो रिसीव हो गया है इस साल। ठीक है, सही है। चले, ये भी आसान एडजस्टमेंट है, नॉट मुश्किल। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर एसेट डिस्पोज, बहुत सिंपल सी एडजस्टमेंट थी डिस्पोजल की। करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ये इसकी बात कर रहा है, ये 43 और 40 की बात कर रहा है। इसमें पड़ा हुआ है एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर होता है ना, इंटरेस्ट पेएबल। तो इसको अंडरलाइन करके लिख लो। एक बच्चा पिछली क्लास का था या इसका था, पहले आ गया, अभी ब्रेक में आया, कहने लगा सर ये एक्रूड इंटरेस्ट तो एक्सपेंस फॉर द ईयर नहीं होता। मैंने कहा लगे बंदे, एक्रूड एक्सपेंस यानी एक्सपेंस पेएबल लिखा हुआ है, अंडरलाइन करके लिखो। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट पेएबल। इंटरेस्ट पेएबल 5 मिलियन का है हमारे साल में और 1 मिलियन का है पिछले साल का। अब ये इंटरेस्ट पेएबल है जिसका अपना लेजर बनता है, क्या इसको प्रिंसिपल में ऐड कर देना चाहिए? ये बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट ही है ना, जो 2 हिस्से में तोड़कर रखी हुई है। तो आप इंटरेस्ट पेएबल को क्या लोन के अकाउंट में ऐड कर दोगे? नहीं भाई, लोन प्रिंसिपल अमाउंट अलग है, वो लायबिलिटी अलग रखते हैं, इंटरेस्ट पेएबल को अलग रखते हैं FIR 1 के लेवल पे। तो आगे जाकर कुछ FIR 2 में कुछ काम कर लेते हैं हम आसानी के लिए, वो और चीज होती है, उसको छोड़ें। यहां पर तो जो हमारा नॉलेज है उसके मुताबिक लोन प्रिंसिपल अमाउंट अलग चीज है, उसके ऊपर दिया जाने वाला इंटरेस्ट अलग है, यानी लोन अलग वापस करना है और उस पर इंटरेस्ट अलग देना है। तो अगर लोन की लायबिलिटी है तो वो अलग नजर आनी चाहिए, और अगर उस लोन पे इंटरेस्ट है जो बनता था भी नहीं दिया तो वो इंटरेस्ट पेएबल है, तो उसकी लायबिलिटी अलग नजर आनी चाहिए। लेकिन गलती इसमें क्या हुई थी सवाल में कि इंटरेस्ट पेएबल की लायबिलिटी भी लोन पेएबल में पड़ी है। लोन पेएबल जरा 2 हिस्से में तोड़ के लिखा हुआ है, कोई मसला नहीं है, सही कर लेंगे, इसमें से निकाल देंगे, इसमें से निकाल के लेजर में ले जाएंगे और ये फिगर जो है सही होकर फिर लॉन्ग टर्म लोन के लेजर में चली जाएगी। ठीक है, और लास्ट है ट्रेड एंड पेएबल में पड़ा है एक पेएबल अगेंस्ट CWIP। ये कल जैसी एडजस्टमेंट है, कल सिर्फ ये था PPE का पेएबल था, हमने कोई फिक्स एसेट उधार पे खरीदा था, आज हमने कोई ईंटें बजरी रेत सीमेंट उधार पे खरीदा है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो सवाल आसान है, मुश्किल नहीं है। सवाल को शुरू करते हैं। फॉर्मेट आप लोग बना चुके हैं, ठीक है जी। फॉर्मेट, सो आरओ लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर 30 जून 21, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की हेडिंग है। PBT हो सकता है, अभी वही लिखते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश, कुछ चीजें ऐड होंगी, कुछ लेस होंगी। एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल आइटम्स, फिर लेस लेस लेस, 3 चीजें आ गई। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फिर इन तीनों का नेट कैश फ्लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से ऐड करेंगे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और क्लोजिंग बैलेंसिंग आ जाएगा इंशाल्लाह। क्लास में बराबर होगा और पेपर में नहीं हो, कोई मसला। तो शुरू करते हैं आप जी। फॉर्मेट बन गया, सवाल 2 दफा पढ़ा हुआ था हमने, 2 दफा कहता हूं तो मैं बार बार, ठीक है, 2 दफा पढ़ा हुआ था सवाल। अब शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। ऑपरेटिंग फिक्स एसेट लेजर, फिक्स एसेट का लेजर बना लेते हैं जी। बोले जी फिक्स एसेट ओपनिंग, 1 मिनट, एक अभी ना बोले, अभी ना बोले, मार्कर से ही। फिक्स्ड एसेट्स, लेकिन आज कॉस्ट पे बिल्कुल, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग है जी। ब्रॉट डाउन 848, कैरी डाउन 820। नेक्स्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है जी, बताएं जी। ओपनिंग 262, क्लोजिंग 300। ये ठीक है, अलग अलग थे, हमने भी अलग अलग रख लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, बिल्कुल लेजर बनेगा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एसेट होता है, ओपनिंग कोई नहीं था और क्लोजिंग है 84। CWIP कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये कहीं ना भूल गए हो तो इसके लिए भी थोड़ी याद ताज़ा करते हैं अपनी। मैंने पिछली क्लास में ही ताज़ा की थी, याद करें। ये एडजस्टमेंट सिखाया था आपको, लेकिन ये सवाल की एडजस्टमेंट बनाई थी, पर चूंकि CWIP है, बिल्डिंग है, तो आप देख सकते हैं। हम जब बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसको CWIP में रखते हैं। जो मटेरियल, जो लेबर, जो ओवरहेड्स लगते हैं उसकी एंट्री होती है CWIP डेबिट कैश क्रेडिट। ये एडिशन CWIP कहलाता है। इसकी एंट्री होती है
CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट। अब वो इस एग्जांपल में ऐसा था ना कि क्लोजिंग में मैंने ये अज्यूम किया था 91 और फिर ये साल हमारा बना था, इसी को देख लें। ये बिल्डिंग बनी पड़ी थी, अंडर कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी बन गई थी इतनी, फिर मजीद इस साल में हमने मटीरियल लेबर ओवरहेड लगाया 53 का, जिसकी एंट्री क्या बनी, CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट। ये देखो मैंने उस वक्त लिखा था, ये एडिशन इन CWIP है। आज हेल्प मिलेगी इससे, जो कैश CWIP की डेबिट साइड पे निकलेगा वो कैश फ्लो में जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो बिल्डिंग बन के PPE में ट्रांसफर हुई थी, बिल्डिंग क्रेडिट PPE डेबिट, ये वाली एंट्री PPE डेबिट CWIP डेबिट जो ट्रांसफर टू PPE था, इसमें कोई कैश नहीं आता था, देख लो इसमें कोई कैश नहीं आया। जो कैश आया वो यहां पे आ गया, ये तो सिर्फ ट्रांसफर हुआ था, ठीक है ना। याद आया कुछ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कोई नहीं, आज भी लेजर बन गया, यही का नॉलेज यूज करेंगे जो हमने गेन किया हुआ। ओके, नेक्स्ट इन्वेंट्रीज, कोई एडजस्टमेंट हिट नहीं कर रही। ले आओ वर्किंग कैपिटल आइटम्स में मुफ्त के नंबर हैं, इन्वेंटोराइज, इन्वेंट्रीज जी बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, कम हो रही हैं। इन्वेंट्रीज 245 274 पे आई, इन्वेंट्रीज बढ़ गई, इन्वेंट्रीज एसेट हैं, एसेट बढ़े तो डेबिट। दूसरा इंपैक्ट कैश क्रेडिट 29 से कम। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल्स, कोई एडजस्टमेंट हिट नहीं कर रही, इसको आज 204 से 177 पे आए, कम हो गए। तो ट्रेड रिसीवेबल्स वर्किंग कैपिटल आइटम है, कम हो रहे हैं तो क्रेडिट। दूसरा इंपैक्ट कैश को डेबिट 27। 70% सवाल सही है तो सही है, फिर टॉपिक तैयार है। उसके बाद तो फिर आपकी अपनी मेहनत है, हर एक की इनफरादी मेहनत, जो ज्यादा मेहनत करता है वो ज्यादा अच्छा हो जाता है उसका टॉपिक तैयार होने का मतलब ये होता है कि हर सवाल 70% तक सही हो रहा है, तो टॉपिक तो तैयार है ना। अब हर सवाल में एक दो एडजस्टमेंट्स तो आप नहीं देखते ही हैं, वो पर्चे वाले में फिर नहीं होंगी, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है जी। नेक्स्ट इंश्योरेंस क्लेम, बना देता हूं इसका लेजर, जबानी भी काम चल जाता वैसे। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, ओपनिंग में कितना पड़ा है और क्लोजिंग में 0, यानी ये इस साल में क्या हो गया होगा, रिसीव। असल में हुआ क्या होगा पिछले साल, ये यहां पे ले आओ जरा जी बच्चों। वो कहता है इंश्योरेंस क्लेम रिलेटेड टू अ प्लांट डिस्ट्रॉयड इन प्रीवियस ईयर। मैंने यहां पे लिखा कि इसका मतलब प्रीवियस ईयर में, ये कोई जरूरत नहीं है एंट्री करने की, सोचने की, देखने की भी, बहरहाल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो गई होगी, हमें क्या। फिर एसेट, फिक्स एसेट के अकाउंट, फिक्स एसेट का अकाउंट है ना, फिक्स एसेट का अकाउंट क्रेडिट हो गया होगा, कॉस्ट है, हमें क्या जरूरत। फिर कैश नहीं आया था, तो वो अब पूरा आया या कम आया जो भी था, हमें तो ये पता लगा इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट हुआ था। गेन या लॉस, मैं कहता हूँ जी लॉस ही होगा, नॉर्मली ये डिस्ट्रक्शन में लॉस ही आता है, वो भी आ गया होगा। अब देखो ये पिछले साल के प्रोडक्शन अकाउंट में डेबिट हो गया होगा, ये फिक्स एसेट क्रेडिट हो गया होगा, ये गेन लॉस भी रिकॉर्ड हो गया होगा, और तो और ये 31 भी पिछले साल की बैलेंस शीट में एज अ करंट एसेट रिकॉर्ड हो गया था। ये करंट एसेट था, तभी तो आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे पिछले साल के एंड पे नजर भी आ रहा है, तो पिछले साल की बैलेंस शीट में एसेट रिकॉर्ड हुआ था तो नजर आ रहा है ना, ठीक है। अब ये तो थी प्रीवियस ईयर की बात। अब इस साल में ये क्लोजिंग डेट पे 0 हो गया, सवाल ने कोई और बात नहीं बताई, तो मतलब जो रिसीवेबल था वो रिसीव हो गया। तो ये 30 जून 2020 था। अब ये हमारा करंट ईयर आ गया, ठीक है, यानी हमारा ईयर एंड 30 जून 2021, ठीक है। इस साल के अंदर अब ये 0 हो गया, तो मतलब इसका कैश रिसीव हो गया, तो कैश डेबिट इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल क्रेडिट 31, ठीक है। तो ये एंट्री बाहर हमारे लिए कुछ रेलेवेंट है, ठीक है, लेकिन इस एंट्री को भी लेजर से ही बेसिकली निकाल लेंगे, यानी जब आप लेजर को बैलेंस करेंगे ना, तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल का लेजर बैलेंसिंग फिगर आपकी देगा क्रेडिट साइड पे, और फिर 0 होता नजर आ रहा होगा, तो इसका मतलब ही क्या है कि जो रिसीवेबल था वो रिसीव हो गया, इसलिए रिसीवेबल 0 हो गया, ठीक है। तो एंड पे इसको हम निकाल लेंगे, लेकिन मकसद कहने का ये है कि इस एडजस्टमेंट ने इस साल के एसेट अकाउंट को, अक्यूमुलेटेड अकाउंट को या प्रॉफिट एंड लॉस को हिट नहीं किया हुआ। इस साल में सिर्फ एक रिसीवेबल था जो रिसीव हो गया है, ठीक है। वरना तो आप ढूंढते रहे होंगे, जिन्होंने जो सोल्यूशन देख के सवाल करते हैं वो ढूंढते रहे होंगे, उन्होंने ध्यान से नहीं ना पढ़ा होगा अप्रैल को, ठीक है, तो वो ये ढूंढते रहे होंगे यार ये सोल्यूशन में कहीं नजर नहीं आ रहा, एसेट की बुक वैल्यू भी क्यों, बड़ी बड़ी डाटा दे दो, बुक वैल्यू ये थी, कॉस्ट पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है, मैंने तो आगे पढ़ा नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है, जरूरत क्या है जब प्रीवियस ईयर है। मुझे तो बस इतना पता लग गया कि इंश्योरेंस क्लेम पिछले साल से रिलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, बैलेंस अभी भी करना है तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ये वो कैश है, जैसे हमने देखा भी था रिसीवेबल फॉर फिक्स एसेट का, वो रिसीवेबल लोगों से था, ये इंश्योरेंस वालों से था, वो जब रिसीव होना है तब कैश फ्लो में आना है। जिस साल रिसीवेबल बुक करें उस साल कैश फ्लो में नहीं आता, तो पिछले साल ये कैश फ्लो में नहीं आया था, इस साल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम लिख देंगे इसको, ओके। हाँ चलो अभी नहीं, अब एंड में बैलेंसिंग करेंगे।
ओके नेक्स्ट, छोड़ दिया ना अभी इसको, क्लोजिंग बैलेंस करेंगे ना, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट, एडवांस टू सप्लायर, ऑलरेडी डिसाइडेड कि ये कहां जाएगा, वर्किंग कैपिटल आइटम्स के एडजस्टमेंट है ये, ठीक है। तो सिंपल वैसे ही एडवांस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो एडवांस टू सप्लायर, यानी शायद एडवांस बढ़ा है तो हमने कैश ज्यादा दिया होगा ना, कैश आउटफ्लो होगा, लेकिन छोड़ो ऐसे ना सोचा करो। एडवांस टू सुपलायर बढ़ रहा है, यानी एसेट है ना, एसेट, एडवांस टू सप्लायर है तो डेबिट, एसेट है बढ़ रहा है तो डेबिट, कैश क्या हो गया, क्रेडिट। ये सिखा दिया, साथ ही आपको अगर ऐसे सवालों में एडवांस फ्रॉम कस्टमर आ जाए तो वो करंट लायबिलिटीज में पड़ा होगा, उसको भी इधर ही लाना, उसका भी ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लेके ऐसे ही कैश ले लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट, कैश एंड बैंक, करेक्शन के बाद 193 और 112, 193 और 112, कैश एंड बैंक है ना, ओके। एसेट साइड इज ओवर, को मसला नेक्स्ट, शेयर कैपिटल, ओपनिंग 500, क्लोजिंग 700, शेयर कैपिटल का लेजर बन गया, ओपनिंग 500, क्लोजिंग 700, और शेयर डिस्काउंट का भी लेजर बन गया, लेकिन डेबिट बैलेंस है, देखो ना जी। मैं ये बात कर रहा था, आमिर भाई की बैटरी खत्म हो गई थी, फिर बीच में ब्रेक लगानी पड़ी। शेयर डिस्काउंट का बैलेंस डेबिट होता है, और मैं ये दिखाने ही जा रहा था कि आमिर भाई ने कहा रुक जाएं, तो मैं रुक गया। जी देखें, जब शेयर्स डिस्काउंट पे इशू किए थे तो उस दिन एंट्री हुई थी शेयर डिस्काउंट डेबिट, यानी ये एक ऐसी चीज है जो बढ़ने पर डेबिट हुई, डेबिट नेचर का अकाउंट है, इसीलिए तो लायबिलिटी इक्विटी वाली साइड पे ये नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है। जैसे एसेट साइड पर जब ये अक्यूमुलेटेड एक्शन आया तो हमने एसेट को लिखा था डेबिट साइड पर, ओपनिंग क्लोजिंग मतलब डेबिट साइड पे, डेबिट नेचर का, और वहीं पर नीचे नेगेटिव साइन के साथ अक्यूमुलेशन लिखा हुआ था तो वो क्रेडिट नेचर का था। ऐसे ही इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल नॉर्मल क्रेडिट बैलेंस वाला है, और ये अब नॉर्मल नेगेटिव जो है ये डेबिट बैलेंस है, ठीक है। तो ओपनिंग कोई नहीं है, क्लोजिंग 40 है, ओके। नेक्स्ट, रिटेन अर्निंग्स जी, ब्रॉड डाउन, मिटा के भी बना हुआ है लेवल नहीं है, गंदा बहुत है, वो लेवल है, हाँ गंद का लेवल है ये क्या। अच्छा जी, ब्रॉड डाउन 315, कैरी डाउन 220, तो 315 और 220, ये कम होने की वजह लॉसेस होते हैं। अच्छा, एक वजह हो सकती है लॉसेस, डिविडेंड्स भी हो सकते हैं, लेकिन नेगेटिव में जाए तो पक्का लॉसेस होते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं जी। लॉन्ग टर्म लोन्स है और उसका करंट पोर्शन है, इन दोनों को ऐड करते हैं। मुझे रोकना मत, मुझे गलत कर लेने देना, ठीक है जी। 9 पर लॉन्ग टर्म लोन जी बेटा वो एंड पे डिसाइड करना जरा, अगर ना लेजर बनाए तो कैसे काम चलता, अगर वो इस तरह से काम चला के शेयर कैपिटल की फिगर सही निकाल लेना तो फिर ना बनाना, सारी वर्किंग ना बनाओ, जबानी कर लो, सवाल इजाजत है, ये तो मजबूरी में कुछ चीज़ें होती है। मैं कहता हूँ बगैर वर्किंग के भी कर लो, जैसे लोन नजर आए सिर्फ ओपनिंग 0 क्लोजिंग 600 तो बंदा कहेगा 600 का लोन आगे मत बनाओ लेजर, तो जहाँ वर्ड, लेकिन इसको ना करना, एक ही दफ़ा आया अभी, समझाना भी है जी। क्या है जी, लॉन्ग टर्म लोन्स। अच्छा अब इधर देखो, करंट में नॉन करंट में करंट पोर्शन ऐड करना है, ऐसे ही करते थे। अब 210 जमा 40, ठीक है, 210, मुझे गलत लिख लेने देना जरा प्लीज एक दफा, ठीक है। 210 जमा 40 करते थे हम, ठीक है। और इसी तरह से क्लोजिंग में भी हम करते थे लॉन्ग टर्म लोन और उसके करंट पोर्शन को ऐड कर देते थे, और लॉन्ग टर्म 175 है और करंट 43 है। तो मैंने कहा पुराने वाला तो रिवाइज कर लेना, 175 जमा 43। अब एक मसला है, वो मसला ये है कि इन फिगर्स में कोई चीज ऐसी शामिल हो गई है जो इनमें नहीं होनी चाहिए, तो फिर क्या करना चाहिए, निकाल देंगे, सिंपल, ठीक है। अगर आप वैसी ही वर्किंग करना चाहें, नंबर 10 में ऐसे ही कर देता हूं, ठीक है। मैं कहता हूं जी करंट पोर्शन में कोई मसला है, करंट पोर्शन में कोई मसला है, तो पहले उसको बेड पे तो लाओ, बेड नंबर 10 एज पर क्वेश्चन 40 और अब मसला ये है कि इसमें इंटरेस्ट पेएबल शामिल हुआ पड़ा है, यहां से निकाल दो भाई, ठीक है। ओपनिंग में 1 था, क्लोजिंग में 5 था,
ये एंड वालों नजर आ रहे हैं 39 और 38। एंड वालों जरा ये बताओ नजर आ रहे हैं? वैसे ये भी वर्ड हो सकती थी, गुजारा कर सकते थे आप, यानी आप यूं कर लेते 210 जमा 40 माइनस 1, 175 जमा 43 माइनस 5, तब भी आंसर ठीक होता। ठीक है, लेकिन मैंने उस तरह से वर्किंग कर दी जैसे करते आए चीज को सही करने के लिए। ठीक है, ये कैसे पता चला? ये पॉइंट नंबर 5 से पता चला, जिसमें उसने कहा था करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, यानी 43 और 40 की बात हो रही है। करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेएबल ऑफ ₹5 और पिछले साल में ₹1, तो पेएबल ओपनिंग 1 और क्लोजिंग 5 इस 40 और 43 में शामिल हुआ पड़ा है। हमें सख्त एतराज है, हमने निकाल दिया इसको। अब ये सही फिगर है, ये करंट पोर्शन है। ठीक है, यानी ये करंट पोर्शन 40 नहीं होना चाहिए था, ये क्या होना चाहिए था 39, और ये 43 नहीं होना चाहिए था, बल्कि ये 38 होना चाहिए। तो ये तो तरीका मैंने लेंथी वाला इख्तियार किया, मैंने छोटे वाला शॉर्टकट अभी बता दिया कि आप चाहें तो आप 210 जमा 40 माइनस 1 कर दें। ये माइनस 1 निकाल के ले जाए इंटरेस्ट पेबल के ओपनिंग लेजर में, ओपनिंग इंटरेस्ट पेबल है ना, यहाँ से निकालो, उधर ले जाओ, ये निकालेंगे यहाँ से। यहाँ पे 175 जमा 43 माइनस 5 कर दो, ये क्लोजिंग पेबल इंटरेस्ट पेबल के लेजर में ले जाओ। तो ये बहरहाल 1 और 5 हम निकाल के इधर ले आए, और ये इंटरेस्ट पेबल का लेजर अब यहाँ बना लेते हैं। इंटरेस्ट पेएबल, इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखा करते हैं हम, और उसमें पेएबल लिखते हैं। तो पेएबल ओपनिंग 1 था, क्लोजिंग 5। जिसका लेजर बनना था उसका लेजर बनाया, और जहां पे वो पड़ा हुआ था गलत उसको वहां से निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट है जी ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स भी बीमार हैं, ट्रेड पेएबल्स भी बीमार हैं, ले आओ इनको इधर। एज पर क्वेश्चन बताओ क्या मसला है? 1 और 180, बीमारी देख लेंगे एडजस्टमेंट में जाके। ठीक है, नेक्स्ट है एक्रूड एक्सपेंसेस। इनमें कोई गड़बड़ नहीं है, इनको ले जाएंगे वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स में। तो एक्रूड एक्सपेंसेस आ गए जी। एक्रूड एक्सपेंस यानी ब्रैकेट में लिख लो एक्सपेंसेस पेएबल, लायबिलिटी में पड़े हुए हैं। ठीक है ना, एक्सपेंसेस पेएबल बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो एक्सपेंस ये पेएबल बढ़े तो क्रेडिट, तो कैश डेबिट 5 पॉजिटिव नंबर मिलते जा रहे हैं। तो एडजस्टमेंट अगर 1-2 एंड पे नहीं भी समझ आएंगी तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि सारा सवाल आपका गलत हो गया। आपको 16 में से अगर ये एंड वाली एडजस्टमेंट जो मैंने करनी है, आपको लॉस की फिगर सही नहीं भी निकलती तो आपके 12-13 नंबर फिर भी आए होने सवाल में से, जो मोर देन इनफ है इंशाल्लाह जी। बैलेंस शीट इज ओवर, इनकम स्टेटमेंट पे आते हैं। बैलेंस शीट में कुछ रह तो नहीं गया? कोई रह तो नहीं गया? सेल कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग एडमिन को छोड़ दिया। नेक्स्ट क्या है? गेन ऑन डिस्पोजल। कहां ले जाएंगे? डिस्पोजल अकाउंट में पहले, फिर वहां से दोनों फिगर्स निकलेंगी तब आगे जाएंगे। ठीक है, तो डिस्पोजल का अकाउंट बन जाएगा जी, डिस्पोजल जी। अब गेन है, गेन है तो इस तरफ नजर आएगा प्रॉफिट। ये क्रेडिट, क्रेडिट गेन क्रेडिट होता है, क्रेडिट गेन क्रेडिट होता है, पर प्रॉफिट एंड लॉस में ये प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर नहीं है, डिस्पोजल का लेजर है। तो ध्यान से ये लिख लेना। ठीक है, तो अगर डिस्पोजल क्रेडिट हो तो प्रॉफिट एंड लॉस उसके अगेंस्ट डेबिट होता है। यहां पर तो लॉस आया करता है, हमारे सवाल में गिवन है गेन, तो ये गेन लिख लो या पीएनएल लिख लो, जो मर्जी है। गेन लिख लिया करो, आसानी होती है सवाल में। 17। ठीक है, ये डिस्पोजल डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। ठीक है, और लॉस बिफोर इंटरेस्ट ये कहां जाता है? लॉस बिफोर इंटरेस्ट में से इंटरेस्ट माइनस होता है, फिर मतलब आप लॉस ना बोलो, प्रॉफिट बोलो। ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है, इसमें से अभी इंटरेस्ट माइनस होगा तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी इंटरेस्ट आफ्टर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ने जाना है कैश फ्लो में, और फिर उसमें से टैक्स माइनस होकर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जाता है। ओके, तो चलें, लॉस बिफोर इंटरेस्ट लिखा हुआ है तो देख लेंगे अब इसका क्या करना है। फिलहाल इसको जरा पेंडिंग कर दो। 17 को मैंने उठा लिया, ठीक है जी, और ये अभी थोड़ा सा पेंडिंग है। ओके, देखते हैं इसको भी। अब एडजस्टमेंट्स करना शुरू करते हैं जी। सबसे पहली एडजस्टमेंट है जो सबसे आसान है। एसएल डिक्लेयर्ड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 10% ऑन 30 सितंबर। हमारा साल शुरू हो रहा है 1 जुलाई 20 को, डिविडेंड अनाउंस किया है 2-3 महीने बाद, तो ये फाइनल होगा 20 का, जो 21 में दे रहे हैं हमें। क्या जौन सा भी है पेड कर दिया उन्होंने, इधर देख रहे हैं। तो 30 सितंबर 20 से डिविडेंड 10% अनाउंस है, जो कि पेड भी हो गया दिसंबर में, इसीलिए तो डिविडेंड पेबल सवाल में नजर ही नहीं आया। वरना डिविडेंड पेबल होता, रिटेन अर्निंग से डिविडेंड निकल के वहां जाता। याद है कल, याद है ऐसे करके रिटेन अर्निंग में ऐसे हमने कहा था अगर पेबल ना हो तो यहां से डिविडेंड निकल के सीधा उधर, और अगर डिविडेंड पेबल का लेजर आ रहा हो तो फिर वो डी टूर करके जाता है, ऐसे डिविडेंड पेबल वहां से फिर कैश निकल के। याद आ रही कल वाली बात? ओके, तो आज डिविडेंड पेबल नहीं है, इसका मतलब जो भी डिविडेंड होगा वो रिटेन अर्निंग में डेबिट साइड पे आएगा, वही पेड भी होगा। अगर आपने जबरदस्ती पेबल का लेजर बनाना है तो ओपनिंग क्लोजिंग 0 कर दोगे, तो जो पेबल वहां से निकल कर पहुंचेगा वही पेड होगा।
ठीक है, जरूरत नहीं है। अच्छा चलें, एसएल डिक्लेयर्ड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 10%, तो 700 का 10% लेंगे आप, 700 का 10% नहीं, इसीलिए एक सवाल में एक्सट्रैक्ट बना के दिखाया था। ओपनिंग 500 पड़ा है, फिर 30 सितंबर पर ये डिविडेंड दिया है, उस वक्त तो 500 ही शेयर्स थे। फिर मई 21 में यहां कहीं जाकर नए शेयर्स इश्यू हैं, तो क्लोजिंग तक आते आते तो और भी बहुत कुछ हो चुका होता है। तो जो डिविडेंड है उसकी डेट तो देखो कहां पे पड़ी हुई है। तो फिर ओपनिंग पर शेयर कैपिटल के डेट्स दे देगा इस तरह से, ताकि आपको पता लगे कि पहले क्या चीज आ रही है। तो शेयर्स इशू नहीं हुए हमारे डिविडेंड से पहले, इसलिए इसमें डिविडेंड 700 पे नहीं लगाना डिविडेंड, बल्कि 500 पे लगाना है। तो शेयर कैपिटल का बैलेंस 500 है, समझ आ रही है ये बात, सिंपल बात है, ठीक है जी। 500 का 10% कितना बनता है, ये कैश डिविडेंड है, ठीक है, क्योंकि पेड की बात कर रहा है, ठीक है। तो फाइनल, अच्छा लिखा हुआ है फाइनल डिविडेंड सर जी, फाइनल डिविडेंड है तो फिर 20 का ही होगा जो 21 में आ रहा है। पेड है तो मतलब कैश था, लेकिन हम तो उसकी एंट्री करेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट डिविडेंड पेबल क्रेडिट। मुझे लिखने दो एक बार, पेबल लिख लेने दो मुझे, ठीक है। अगली बात 500 का 10%। अच्छा अब इधर देखो, ये थोड़ा सा इस पर सीधा कर लेना सर। अच्छा जी, डिविडेंड पेबल, ये जी 500 रुपए शेयर कैपिटल था, 10% बना 50, लेकिन चूंकि पेएबल का लेजर नहीं है तो फिर मैंने आज यही पेएबल पेड कह दिया है, ठीक है ना। लेकिन आपने एंट्री देन में रखनी है पेएबल ही लिखे, पेएबल लिखकर ही सिर्फ सारा 50 लिखने तब भी ठीक है, क्योंकि पेएबल 50 बना था और कोई पेएबल ओपनिंग क्लोजिंग में नहीं आ रहा, तो मतलब यही 50 पेएबल जो था वो पेड भी होगा, वो कह भी रहा है पेड, ठीक है। तो बहरहाल फिलहाल तो इस 50 को यहां ले आओ ताकि भूलो ना, ये 50, ठीक है जी। वर्किंग का रेफरेंस दे दो, वर्किंग नंबर 8 में ही हमने वो कैलकुलेशन शो किया ना, 500 इंटू 50, तो इसको वहां पर लिखकर नेगेटिव 50 पेड। आज सेम, कल डिफरेंट था, कल अनाउंस्ड और पेड डिफरेंट था क्योंकि डिविडेंड पेएबल आ रहा था, ओके। चल, एडजस्टमेंट 1 इज ओवर, एडजस्टमेंट 2 भी ओवर ही समझो। 20 मिलियन शेयर्स वर इशूड इन मई 21, शेयर्स इशू हुए हैं और इस साल प्रीमियम पे इशू हुए हैं। कसम उठा के दे सकता हूं इस साल लॉस डिस्काउंट पे है। क्यों? साल के शुरू में कोई डिस्काउंट नहीं पड़ा था, एक ही शेयर इश्यू हुआ मई 21 में और एक डिस्काउंट नजर आने लग गया, मतलब इस साल शेयर्स डिस्काउंट पे इश्यू हुए। यानी कि अगर मैं एंट्री बनाऊं, अपनी पुरानी एग्जांपल वाली एंट्री बनाऊं, मैं कहता हूं जी 10 रुपए का शेयर था, ठीक है, और हमने इसको 2 रुपए के डिस्काउंट पे इशू किया तो 8 रुपए हमें मिल गए, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं इस कंबाइन एंट्री को तोड़ दूं, अलग अलग कर दूं, तो ये दो एंट्रियां कैसे बन रही हैं पता है? कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट 8 रुपए से और शेयर डिस्काउंट डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट 2 रुपए से। ये वही एंट्री है जो मैंने जरा अलग अलग करके लिख दी, ठीक है ना। तो शेयर अगर डिस्काउंट पे इशू हो तो ये एंट्री होती है। हमारी एग्जांपल मैंने वैसे ले ली, 10 रुपए का शेयर 8 रुपए का इशू किया तो कैश है, ठीक है ना। अब सोच के बताओ, क्या 8 रुपए का कैश कैश फ्लो में आना चाहिए या 10 रुपए का? 10 तो आया ही नहीं है, 8 ही आना चाहिए। तो अब एक मसला है, इधर आओ। वो मसला ये है कि अगर हम शेयर कैपिटल का लेजर बगैर इसको बना दें, अब और तो कुछ हुआ नहीं, हम कहेंगे शेयर इशू हुए, बैलेंसिंग फिगर निकालें, तो बैलेंसिंग फिगर में इधर 200 आएगा, इसको भूले हुए आप। 200 का मतलब 200 रुपए कैश आया है, लेकिन असल कहानी ऐसे नहीं है। अब अगर कभी देखो शेयर प्रीमियम आता है ना जब, तो शेयर प्रीमियम के लेजर की क्या नेचर है, वो भी क्रेडिट नेचर का है। यानी कि अगर प्रीमियम पे शेयर इशू हो तो शेयर कैपिटल से भी कैश निकलता है, प्लस शेयर प्रीमियम से भी कैश निकलता है। तो इसलिए मैंने ये कभी नहीं कहा था उसमें कि अगर कभी शेयर प्रीमियम का लेजर आए तो पहले इसे बैलेंस करो फिर शेयर कैपिटल को, लेकिन शेयर डिस्काउंट के लिए स्टार लगा के लिख लो। अगर कभी सवाल में शेयर डिस्काउंट आए तो शेयर कैपिटल के लेजर को बैलेंस करने से पहले शेयर डिस्काउंट को बैलेंस करना है। उसकी वजह भी बताता हूं, पहले रूल है तो लिख लो ना। अगर कभी शेयर डिस्काउंट सवाल में आ जाए, अगर कभी सवाल में शेयर डिस्काउंट नजर आ जाए तो पहले उससे बैलेंस करना है। ये कैश फ्लो के सवालों के रूल्स हैं, कहीं और ना लगाते रहना, ठीक है। अगर कभी सवाल में शेयर डिस्काउंट आ जाए तो पहले उसे बैलेंस करेंगे और उसके बाद शेयर कैपिटल के लेजर को बैलेंस करना है। अगर कभी सवाल में, वैसे ज़्यादा अच्छा होता कि सवाल के साथ ही लिख दे, चलो खैर, अगर कभी सवाल में शेयर डिस्काउंट नज़र आ जाए तो पहले उसे बैलेंस करेंगे और बाद में शेयर कैपिटल के लेजर को बैलेंस करेंगे।
अभी उसकी वजह समझ आ जाती है, पहले रूल लिख लिया ना बाजो। अभी इस इनडायरेक्ट मेथड में मैं और वैसे करा कुछ नहीं सकता, सवाल तो सारे ही कर लिए हैं हमने, अब बस होमवर्क में देता रहूंगा, टेस्ट वगैरह में चीज़ें देता रहूंगा, ठीक है। अच्छा ये सुने, क्या कहा मैंने आपको, पहला नंबर शेयर डिस्काउंट का, आओ जरा करो बैलेंस 40, ये डेबिट हो रहा है, तो मैं इसकी एंट्री करूंगा शेयर डिस्काउंट डेबिट कैश क्रेडिट, उल्टा डिस्काउंट दे रहे हैं, ये नॉन कैश है, ठीक है। इधर देखो बेसिकली ये शेयर डिस्काउंट डेबिट हो रहा है, ये वाली एंट्री पड़ रही है ड्यूरिंग द ईयर, जो डिस्काउंट पे शेयर इश्यू हुए हैं इसकी एंट्री बनती है दरअसल शेयर डिस्काउंट डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। तो शेयर डिस्काउंट डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, ये एंट्री है असल में। तो ये फिगर हमारी निकली कहाँ से, ये वर्किंग 7 से निकली है और बैलेंसिंग है, ठीक है। ये बैलेंसिंग इधर उठाकर ले गए हम, ठीक है। ये बैलेंसिंग 40, ये हमने कहा जी ये शेयर डिस्काउंट है, ठीक है, वर्किंग नंबर 7। अब देखो अब काम सही हो गया है, अगर खुदा ना खास्ता ये एंट्री किए बगैर हम यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकालते तो कैश कितना आता 200, जबकि दरअसल कैश 200 नहीं 160 आया है, 40 का डिस्काउंट। यानी अगर मैं इसको ऐसे अपनी एग्जाम्पल के हिसाब से बना लूँ ना, अगर इसको अपनी एडजस्टमेंट के हिसाब से दोनों तरह कर देता हूँ, तो असल में कहानी कुछ ऐसे है कि 160 रुपया, इधर देखो जी 160 रुपया कैश आया है, 40 डिस्काउंट है और 200 शेयर कैपिटल में आ रहा है। लेकिन कैश शेयर कैपिटल के अकाउंट में 160 ही नजर आना चाहिए, 200 ना नजर आ जाए। यानी अलग अलग करके देखो तो असल कहानी कुछ यूं है, 160 से शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ कैश डेबिट करके, और 40 से शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ है डिस्काउंट को डेबिट करके। तो अगर ये एंट्री ना करते तो 200 का बैलेंसिंग फिगर आ जाता, जो अभी 160 का आएगा इंशाल्लाह एंड में, ठीक है, जब बैलेंसिंग करेंगे। ओके चल, एंड पे तस्वीरें नहीं मिलेंगी। ओके, इंश्योरेंस क्लेम वाज रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी डिस्ट्रॉयड इन प्रीवियस ईयर, द प्लांट हैड कॉस्ट ऑफ, हमारी बला से जितनी मर्जी हो, ठीक है जी। इसकी एंट्री ये प्रीवियस ईयर में हुई थी, लेकिन हम इस वक्त इंटरेस्टेड हैं इधर, तो ज़रा आकर देखो जी, ये इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल है, ये पिछले साल से रिलेट कर रहा था, अब इस साल में ये कम हो रहा है, तो बैलेंसिंग फिगर अभी निकाल लें। चलो एडजस्टमेंट वैसे बैलेंसिंग करते तो एंड में ही है, चलो निकाल लो। ये कैश, ठीक है जी, बैलेंसिंग 31, ये क्या है, ये कैश रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम, कैश रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम, वर्किंग नंबर 5, 31 पॉजिटिव। अच्छा, आप खुदा ना खास्ता अगर ये इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल कोई ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स में या अदर रिसीवेबल में छुपा पड़ा होता तो क्या करते, निकाल लेते, क्योंकि ये फिक्स एसेट से रिलेटेड रिसीवेबल है जो नॉर्मल ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है, तो किसी वर्किंग कैपिटल आइटम की तरफ इसे नहीं जाने देना। ओके, लेकिन अलग ही पड़ा था इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं हुई। पहले जो रिसीवेबल 2 सवालों में देखे थे, रिसीवेबल फॉर पीपीई जो थे वो एसिड बेचकर रिसीवेबल आए थे, ये भी वो रिसीवेबल फॉर पीपीई है, वो एसिड बेचकर आम आदमी से रिसीवेबल थे, ये एसिड बेचकर इंश्योरेंस वालों से रिसीवेबल है, तो ये भी रिसीवेबल वो भी रिसीवेबल। तो अगर खुदा ना खास्ता ये अदर रिसीवेबल्स वगैरह में कहीं पे ऐड हुए पड़े होते तो इनको माइनस करके लेजर बनाते और वो साफ पाक फिगर करके लेकर जाते हम वर्किंग कैपिटल में, ठीक है, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स में, ठीक है। चलें आगे, आई थिंक एडजस्टमेंट 3 इज ऑल्सो ओवर जी। चलें आगे कि नहीं, नहीं समझ नहीं आ रही, आ रही है गूंगो बोलो फिर जी। नंबर 4, ड्यूरिंग द ईयर, हम तो इधर ही बोलेंगे, आप इधर मुंह करेंगे हम इधर बात करेंगे, आप इधर मुंह करेंगे हम इधर बात करेंगे, इतने करीब बैठे होते हैं कि हाथ के नीचे बैठ के ये काम करेंगे, पर हम करेंगे, रोक सको तो रोक लो, मैं रोक भी लेना नहीं आने देंगे, मतलब क्लास में जी। हाँ जी, ड्यूरिंग द ईयर, वेरी सिंपल एडजस्टमेंट, ड्यूरिंग द ईयर एसएल डिस्पोज इक्विपमेंट हैविंग कॉस्ट ऑफ 75 एंड बुक वैल्यू ऑफ 35, एसेट अकाउंट में से 75 की कॉस्ट निकल गई डिस्पोजल अकाउंट में, आज कॉस्ट जा रही है, कैसे अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है, तो डिस्पोजल अकाउंट में आके 75 रुपया आपने लिख दिया, ये है जी फिक्स्ड एसेट के अकाउंट से आया है, आई है कॉस्ट। अब जब इधर कॉस्ट आई है तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आनी चाहिए, ठीक है। अब सवाल में अक्यूमुलेटेड ऑप्शन गिवन नहीं है, जेब में डाल दो इसको, सवाल में अक्यूमुलेटेड ऑप्शन, अच्छा चलो ठीक है, तो फिर इधर देखो सवाल में अक्यूमुलेटेड ऑप्शन गिवन नहीं है, कॉस्ट गिवन है और बुक वैल्यू, तो अक्यूमुलेटेड ऑप्शन को नेट करके आ जाएगी, क्या ख्याल है। तो एसेट बिका है तो डेप्रिसिएशन, एसेट अकाउंट में से कॉस्ट निकली है, अक्यूमुलेटेड ऑप्शन में से इसकी अक्यूमुलेटेड निकलेगी, लेकिन वो है कितनी, 75 कॉस्ट है, 35 बुक वैल्यू है, इनको नेट करोगे तो 40 रुपए की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई, ये डेबिट अक्यूमुलेशन अकाउंट में, क्रेडिट डिस्पोजल अकाउंट। वर्किंग कौन सी में मैंने अभी ये काम किया, वहां पे जरा कैलकुलेशन है तो वही शो कर दो, यहां दोबारा क्या करना, वर्किंग, ठीक है जी। अब कैश यहां से निकल आएगा,
आज गेन दे दिया उसने, कैश बैलेंस ही निकाल लेंगे, हमें क्या, ठीक है। ये दो फिगर्स आ जाएंगी, गेन रिवर्स और कैश, कैश को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट करंट पोर्शन तो हो गया। ट्रेड पेएबल्स में पड़ा है 14 मिलियन पेएबल अगेंस्ट सीडब्ल्यूआईपी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल पेएबल फॉर पीपीई था, ये आज पेएबल फॉर सीडब्ल्यूआईपी है। यानी हमने कोई ईंटें वगैरह उधार पे उठा ली, उसकी एंट्री होगी सीडब्ल्यूआईपी डेबिट पेएबल क्रेडिट, कैश नहीं क्रेडिट, ठीक है ना। तो वो एंट्री बनाई, लेकिन लेजर बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें पड़ा है पेएबल फॉर सीडब्ल्यूआईपी, तो साथ ही बनाना चाहिए, चलो पेएबल फॉर सीडब्ल्यूआईपी। अब पेएबल है तो ये होगा ब्रॉड डाउन कैरी डाउन। अब वो कह रहा है ट्रेड पेएबल्स में पड़ा है 14 मिलियन, ओपनिंग में या क्लोजिंग में। देखो भाई, पहली बात कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ही नहीं था पिछले साल, तो ठीक है, वो प्रोबेबली इसी साल ही काम शुरू हुआ है, तो फिर पेएबल भी इसी साल होगा, ठीक है। और वैसे भी जब ये एडजस्टमेंट्स दी होती हैं ना, तो ये सारी की सारी एडजस्टमेंट इस साल की होती हैं। अगर कोई पिछले साल की बात करनी हो तो वो बाकायदा ऐसे करके बताता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन में पड़ा है 5 मिलियन, ये नहीं बताया किस साल वाले में, क्योंकि पता है कि ये ऑब्वियस बात है, ये 21 की बात हो रही है। लेकिन अगर 20 में कोई गड़बड़ है तो अलग से बताया ब्रैकेट में कि 20 के लिए 1 मिलियन है। बात समझ आई है? इसी तरह से सवालों में लिखा होता है ना। तो ये जिस साल में खड़े होते हैं उस साल के एडजस्टमेंट के साथ, तो वैसे भी वो साल का ईयर हर दफा नहीं लिख रहा होता, कभी कभी लिख भी देता है, लेकिन कभी नहीं भी लिखे, तो ऑब्वियस बात है कि उसी की बात हो रही है, ठीक है। तो ये 14 मिलियन का पेएबल पड़ा है ट्रेड अदर पेएबल्स में, लेकिन ये ट्रेड अदर पेएबल्स में नहीं पड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे नॉर्मल ऑपरेशंस के पार्ट वाला पेएबल नहीं है। ये कोई क्रेडिटर नहीं है, ये कोई इलेक्ट्रिसिटी पेएबल नहीं है, ये कोई सैलरी वेजेस पेएबल नहीं है, ये सीडब्ल्यूआईपी का पेएबल है। इसको यहां ना ले जाना कहीं गलती से, इसको यहां से निकाल दो, यानी कि इस फिगर में से निकाल दो और उसका अलग लेजर बना लो। ये सीखा हुआ हमने, ये करते हैं। कल पेएबल फॉर पीपी में भी यही किया था 100%, बस वहां पे दूसरी तरफ पीपी था, यहां पे दूसरी तरफ सीडब्ल्यूआईपी है, दोनों ही एसेट है, ठीक है। तो कितना है जी? 0 और 14, ये लेस कर दिया हमने। लेस क्या है जी? पेएबल फॉर सीडब्ल्यूआईपी, लिख लेना आगे पूरा। तो ये 130 मैं बता देता हूँ, 166। लो जी, इलाज हो गया, ले जाओ अस्पताल से अब इसको। अब ये 130 से 166 करो, अब हम ये ले सकते हैं, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स में हमने आकर लिखा ट्रेड है या ट्रेड पेएबल या ट्रेड में अदर पेएबल्स, बिल्कुल ट्रेड पे। ये को हमारा ट्रेडिंग एक्टिविटी का पेएबल था, यहां ज्यादा अच्छा समझ आ रहा है इस एडजस्टमेंट में। ये क्या को हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटी का पेएबल था? नहीं, तो निकाल दिया उसमें से। ट्रेडिंग एक्टिविटी का पेएबल जो हमारी ऑपरेशंस का पेएबल है वो इधर आना चाहिए, ठीक है। चले, तो ट्रेड पेएबल्स, पहले वर्किंग का रेफरेंस दो, वर्किंग 12 जी। अब बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, तो लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, कैश डेबिट, डन। अब ओहो, ये तो लिखा ही नहीं, 0 और 14। जैसे कल आपसे बात की थी, शायद की थी, कि अगर पेएबल फॉर पीपीई आ रहा है तो पहले उसे बैलेंस करो, फिर पीपीई के लेजर को बैलेंस करो। या ऐसे ही और बात बढ़ाते हैं, अगर कभी रीवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा हो तो पहले उसे बैलेंस कर लेते होते हैं, फिर पीपीई को, ताकि इससे उनको नॉन कैश एडजस्टमेंट्स में चली जाए। आज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आ रहा है, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का एक टेबल भी नजर आ रहा है। तो सीडब्ल्यूआईपी को बैलेंस करने से पहले पेएबल फॉर सीडब्ल्यूआईपी को डेबिट कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, ताकि पता लग जाए कि कोई अगर नॉन कैश आइटम है, जो कि है, पेएबल इस साल बढ़ा है, यानी कुछ सीडब्ल्यूआईपी बगैर पैसे पे किए हमने एडिशन किया, उसमें कोई ईंटें बजरी कोई चीज उधार भी खरीदी हुई है, तो वो उधार यहां पर अगर ना लाकर लिखा सीडब्ल्यूआईपी डेबिट पेएबल क्रेडिट, तो यहां पे कैश की फिगर इन्फ्लेट कर जाएगी। ओके, तो इससे पहले पेएबल को करेंगे एडजस्ट, लेकिन मैं बाकी देख लूंगा एडजस्टमेंट रहा तो नहीं गया। हाँ जी, कोई रहा तो नहीं गया? चलो फिर शुरू करते हैं, बैलेंसिंग अल्लाह का नाम लेकर शुरू हो जाओ भाई जी। सबसे पहले तो फिक्स एसेट आ रहा है। फिक्स एसेट को बाद में क्यों? सीडब्ल्यूआईपी से तो ट्रांसफर हो सकती है, यानी एक स्टार आज और लग गया ना, है कोई नहीं, लेकिन एहतियात तो हो ना, इस सवाल में नहीं अगले में हो भी तो सकता है। मैंने आपको अभी सीडब्ल्यूआईपी का लेजर दिखाया था, मुकम्मल वाला, जिसमें ओपनिंग भी आ रहा था, एडिशन भी आ रहा था, ट्रांसफर भी आ रहा था, क्लोजिंग भी आ रहा था। अब अगर खुदा ना खासा इस सवाल के अंदर कोई ट्रांसफर फ्रॉम सीडब्ल्यूआईपी हुआ तो उसमें तो कैश नहीं है, तो चेक कर लेना चाहिए, हर्ज तो नहीं। हालांकि सवाल में नहीं है, अपने घर पे देखा है, लेकिन किसी और सवाल में जो आपके बच्चे में हो सकता है एडजस्टमेंट ऐसे आए। जब ऐसे आए तो फिर एहतियात तो करनी चाहिए ना, ठीक है। तो चलो जी, फिर इसी का नंबर पहला है, बिस्मिल्लाह करें जी। फिर इससे पहले इधर आना पड़ा और इसने बताया कि ये पेएबल में इजाफा हुआ है इस साल, तो ये क्या है? ये सीडब्ल्यूआईपी का एडिशन है। ओके, ये बैलेंसिंग निकाला। अब इसके अंदर कोई कैश की ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, सीडब्ल्यूआईपी डेबिट हो रहा है, इस क्रेडिट के अगेंस्ट सीडब्ल्यूआईपी डेबिट हो रहा है, ठीक है ना। तो हमने एंट्री की
पेबल फॉर CWIP क्रेडिट वहां पे और CWIP डेबिट 14 से। और ये क्या आ गया जी, पेबल। बिल्कुल पीपी वाले कल वाले सवाल की तरह से हो गया, ऐसे ही है ना, पेबल फॉर CWIP। मैं लिखने पीपी ही लगा था, CWIP। ओके, और ये 14 ये मैंने कहां से निकाला है, ये वर्किंग नंबर 14। ठीक है, अब अगर ये ना लिखते तो सारा कैश यहां बैलेंसिंग आ जाता, जबकि कैश तो था ही नहीं। अच्छा, अब इसको बैलेंस करो, 70 इस तरफ ही आ रहा है, तो ये क्या है, एडिशन इन CWIP है, और शुक्र है यहां से कुछ उधर नहीं गया, तो अब तसल्ली हो गई, अब उसको बैलेंस कर लेंगे। ओके, लेकिन ये अब निकल आया तो इसको लिख दें, एडिशन इन CWIP, एडिशन इन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, वर्किंग नंबर 4, 70 नेगेटिव। ले जी, ये हो गया बैलेंस। अब ऊपर वालों को भी तसल्ली से कर लो बैलेंस, इसमें और कुछ नहीं है, ना कोई रिवर्सन थी ना कोई CWIP को भी चेक कर लिया। ओके, कोई पेबल शेबल नहीं है सवाल में, बस ठीक है। 47 का एडिशन है, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गई यहां से, ये साथ इसको भी बैलेंस कर लो एक ही बार। इधर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बैलेंसिंग आ रहा है 78, ये बैलेंसिंग इधर आ गई। अब ये एडिशन में ले जाओ और इसको नॉन कैश एडजस्टमेंट में, तो एडिशन इन PPE फिक्स्ड एसेट जो भी लिखा हो लिख लो, कोई बात नहीं। ठीक है जी, वर्किंग नंबर 2, 47 नेगेटिव, और अगले लेजर से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया, प्रॉफिट तक आते आते लेस हो चुका होता है, ऐड कर दो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और ये आज आपने खुद निकाला वर्किंग फ्री। उसने कहा मुझे क्यों निकाला, लेकिन आपने फिर भी निकाला 78। ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया, ये भी हो गया, सुभान अल्लाह। ये वैसी बातों में कर लिया था हमने। आगे बढ़ो, शेयर कैपिटल 160 पहले ही बता दिया था। अब ठीक है, ये एंट्री ना करते, शेयर डिस्काउंट का लेजर बनाए बगैर, अगर बानी ये काम कर लो तो कर लेना, मत बनाना इसको। वैसे ये ख्याल कैसे आया, शेयर प्रीमियम के ख्याल में तो का सवाल जब आता था कभी आपने नहीं कहा था। नेचर एक होती तो नेचर डिफरेंट हो, तब भी इकट्ठा बनाना है, इकट्ठा बना लो, इसमें से नेगेटिव हो जाता है। लेकिन ऐसे नहीं, ये जो सिखाया ये ज़्यादा बेहतर और प्रोफेशनल तरीका है। अलग से बनाओ, इसको पहले बैलेंस करो और फिर कैश शेयर कैपिटल को, ताकि कैश सही वाला निकले। ओके जी, बाकी अगर ये बनाए बगैर कर लो तो कर लो जी। 160 फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ गया। कैपिटल, न्यू कैपिटल, जान ही छुड़ा दो, न्यू कैपिटल जैसे मर्जी आया है, न्यू कैपिटल वर्किंग नंबर 6, 160 पॉजिटिव। डन जी, ये पहले ही बैलेंस कर दिया था, इससे कोई कैश निकला नहीं था। ये पैड कितना आ रहा है बताओ, बैलेंस इस तरफ आ रहा है कितना, ओए होए होए, आज पीबीटी नहीं है, आज लॉस बिफोर टैक्स आ गया है, आफ्टर टैक्स। वैसे टैक्स आप पढ़ चुके हो, अगर इनकम हो तो टैक्स होता है, लॉस पे कोई टैक्स नहीं, बल्कि ये तो लॉस उल्टा अगले मेरे ख्याल में 6 साल, आजकल भी 6 साल तक ही जा रहा है, 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है। चलो खैर, बैलेंसिंग निकल आया। आप ये कह सकते थे सर यहाँ पे कुछ और भी तो आ सकता है भाई, रिवैल्यूएशन सरप्लस की जो मूवमेंट होती है वो यहाँ से, वो रिवैल्यूएशन सरप्लस से डेबिट होकर यहाँ पे क्रेडिट होती है, प्रॉफिट होकर इस तरफ आता है। आप कहोगे जनरल रिजर्व में भी तो जा सकता है, तो मैं कहूँगा बताएगा तो जाएगा, सवाल ने नहीं बताया तो खुद से तो बहुत कुछ अज्यूम करते रहो आप, ऐसे कैसे कह सकते हो आपके जी ये। अच्छा चलो, इसको जनरल रिजर्व में भेज दो, फिर प्रॉफिट लॉस है ही कोई नहीं, वो तो पहले ही नजर आ रहा था सवाल में कि इंटरेस्ट माइनस करने से भी पहले लॉस में चले गए हम, तो अभी इंटरेस्ट माइनस होगा तो और लॉस ने बढ़ना है, तो फिर शायद ये लॉस आफ्टर टैक्स, फिलहाल कहते हैं लॉस आफ्टर टैक्स ही निकला। ओके, अब ये मैं एक वर्किंग बना रहा था जिसके अंदर मैंने कहा था कि बच्चों असल में ये फिगर पे हम पहुंच गए हैं, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता तो पॉजिटिव होता, प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स है तो ये नेगेटिव 21 है ना, 45 सॉरी, सवाल ने कुछ दिया था 21, लो जी ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, ये वर्किंग 15 मैंने ओपन की, ये मुझे कहां से मिला है, ये वर्किंग नंबर 8 से मुझे मिला है। बिस्मिल्लाह भाई जी, आया नू आप आगे, शुक्र है। अच्छा, अब पूरे सवाल में कहीं पे टैक्स का जिक्र है, हो भी नहीं सकता था, लॉस जो है तो वो तो जीरो हो गया। मैंने ये इसलिए पूरी वर्किंग बनाई है कि कहीं प्रॉफिट भी तो किसी सवाल के अंदर आ सकता है इस तरह से, और रिवर्स वर्किंग करवा सकता है सेम इसी तरह से। अब जीरो माइनस हुआ तो फिर बैलेंसिंग, अब मैं रिवर्स वर्किंग कर रहा हूं, देखते जाओ, बैलेंसिंग लॉस बिफोर टैक्स कितना आया 45। यहां से भी सवाल वर्किंग शुरू कर सकता था, लेकिन मैंने तैयारी करवाई ऐसी सूरत में कि प्रॉफिट दे सवाल में और टैक्स भी हो, आज तो ऐसा नहीं था। अच्छा, उसके बाद अब ये मुझे नहीं पता लग रहा, लेकिन आपस की बात है, लॉस बिफोर इंटरेस्ट तो सवाल में ही गिवन था 21 नेगेटिव,
अब अगर 21 नेगेटिव से स्टेप फॉलो करना, ठीक है ना, जो फिगर मिसिंग है वो निकाल लेंगे। 21 नेगेटिव से 45 नेगेटिव तक पहुंचे हैं तो मजीद कुछ नेगेटिव ही आया होगा ना। और मैंने पहले बताया आपको, इंटरेस्ट अगर लॉस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस मजीद माइनस कर दें तो लॉस तो और बढ़ जाएगा। ये ऐसा ही हुआ था। तो ये फिगर असल में हमें चाहिए भी थी। तो ये बैलेंसिंग फिगर कितनी आई? 24 नेगेटिव। ये मैथमेटिक्स है भाई, अकाउंटिंग नहीं है, ठीक है। यानी 21 का लॉस बिफोर इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट माइनस किया तो लॉस बिफोर टैक्स आया, फिर टैक्स तो कोई होता नहीं लॉस पे, तो यही लॉस आफ्टर टैक्स हुई, ठीक है। और ये फिगर अजीज अज जान इंटरेस्ट पेबल के लेजर में जानी थी, अल्लाह माफ करे जी। और ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कैश फ्लो भी था, ठीक है। बिफोर टैक्स वाली फिगर होती है। आप कहोगे जी ये एक ही है, एक नहीं है, कॉन्सेप्ट पे रहो। कल कला लॉस ना हो प्रॉफिट हो तो पैट की फिगर रिटेन अर्निंग में नजर आएगी, वो डिफरेंट होगी, टैक्स डिफरेंट कर देगा पीबीटी को उससे, ऐसे ही है ना। ये दोनों फिगर डिफरेंट होनी है। तो कॉन्सेप्चुअली तो बात पक्की पक्की पता होनी चाहिए ना कि 45 कौन से वाला, ये वाला 45 जाना है कैश फ्लो के टॉप पे या ये वाला। आज सेम है लेकिन कॉन्सेप्ट तो पक्का होना चाहिए, ठीक है। लो जी, दो चीजें निकली हमारे पास, एक 45 का लॉस और दूसरा इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट, एक मिनट मैं यहां आ गया हूं, वापस चलता हूं। इंटरेस्ट एक्सपेंस के लेजर में इस तरफ आता है। इंटरेस्ट एक्सपेंस तो लिख लूं, ये हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस आज हमने खुद निकाला है 24 का वर्किंग नंबर 15 में। दूसरा हमें आज ये पता लगा कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं है, आज लॉस बिफोर टैक्स है, और वो भी वर्किंग 15 में हमने निकाला। 15 कह दो, बल्कि 8 कह दो, 8 में निकाल लिया था हमने तो इसको। वैसे वर्किंग 15 ही रखो तो ज्यादा बेहतर है। उसकी वजह क्या है? आज तो ये टैक्स का इंपैक्ट नहीं है ना, लेकिन जब आएगा तो ऐसी वर्किंग से ही निकलेगा। हम यूं कहेंगे वर्किंग 8 से तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलता है, फिर वो जाता है यहां पर, यहां से फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलता है, ये जाता है कैश फ्लो की टॉप पे, ठीक है। हाँ, इसलिए मैंने वहां पे भी, यहां पे भी वर्किंग किधर गया वर्किंग 15 लिख दिया, लेकिन लॉस है आज तो लॉस नेगेटिव साइन के साथ शो कर देते होते हैं यहाँ पे 45 नेगेटिव, ठीक है जी। कोई यहां से आवाज उठ रही थी, सवाल जी? बेटा खुद अज्यूम नहीं किया बेटा, बैलेंसिंग फिगर निकाली है, ये एग्जैक्ट फिगर है, 100% इतना ही इंटरेस्ट एक्सपेंस। अज्यूम क्यों करना है? ये सवाल ने बताया हुआ है, ये सवाल ने बताया हुआ है, ये हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली है। तो इन दोनों के दरमियान क्या चीज है? ये लॉस बिफोर इंटरेस्ट उन्होंने बताया और हमने लॉस बिफोर टैक्स निकाला है, बीच में इंटरेस्ट ही है ना। तो 21 के नेगेटिव से 45 के नेगेटिव पे आना है तो 24 मजीद नेगेटिव ही होगा ना एक्सपेंस। ये खुद निकाला है हमने, अज्यूम नहीं किया। नहीं समझ आई ये बात? नहीं समझ आई? ऐसे होता है? नहीं ये होता है, नहीं ऐसे करते हैं, हाँ ठीक है जी। चले बस, सवाल तो खत्म हो गया बेटा। लॉस होता तो टैक्स ना होता ना, ठीक है। एक चीज करें, फिर प्रॉफिट करें वहां पे, जिस सवाल के अंदर देख लेंगे ऐसा सवाल भी इंशाल्लाह मिलेगा, सब मिलेगा जी। यहां नहीं मिलेगा तो टेस्ट में मिलेगा, सब मिलेगा जी। ओके जी बच्चों, बैलेंसिंग चल रही थी अच्छी भली, पता नहीं कहां निकल गए। लो भाई चलो, तुम हो गए हो तुम बैलेंस। वो पेड सारा 50 पेड हो गया, पेबल नहीं था। लॉन्ग टर्म लोन जरा टोटल तो करा दो, हमने टोटल करना भी पसंद नहीं किया। 249 230 क्यों करते हैं आप लोग? बड़े खराब हैं आप सारे बच्चे, तंग करते हैं उस्ताद। सताया, जिसने उस्ताद को सताया उसने रिक्शा चलाया जी। 36 आप लोग ऊपर चलाओगे जी। ये क्या आया है? लोन रीपेड, लोन रीपेड वर्किंग नंबर 9 36 नेगेटिव आउटफ्लो। ये तो ऐसे ही थी वर्किंग, मैं कह रहा था इसको डायरेक्ट भी करो, इतना टाइम ना जाया किया करो, समझाने के लिए था बस, ठीक है। आप यहां पर ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैंने कहा 210 जमा 40 -1 इधर ले आओ, ओपनिंग सही हो गया, उधर भी इधर भी अलग आ गया। फिर क्लोजिंग 175 जमा 38 -5, यहां से माइनस करके यहां ले आओ, वो फिगर भी सही होगी, ये भी आ गया। ओके आगे बढ़ेंगे जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस के लेजर से आज कैश बैलेंसिंग निकल आया 20। ये कैश भी चाहिए हमें और ये इंटरेस्ट भी चाहिए जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड बैक करेंगे और ये हमने खुद निकाला वर्किंग 15 में, आज 24। आज दोनों चीजें हमने खुद निकाली। और इंटरेस्ट पेड वर्किंग 11 में हमने निकाली 20 नेगेटिव। सवाल में टैक्स नहीं था। और ये भी हो गया काम, इसको भी हम बैलेंस कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं। ये देखो कैश निकल आया कितना 52। ये गेन रिवर्स करेंगे, ये कैश ले जाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। प्रॉफिट तक आते आते गेन ऐड हो चुका था। मैंने लॉस नहीं बोला, क्यों परेशान हो, परेशान करना है हमने खुद को।
इसको छुपा के एडजस्टमेंट सोचनी है अगर कोई प्लस माइनस सोचना है तो, वरना तो फिर फंसे रहोगे। जरूरत ही कोई नहीं इसको देखने की लॉस है नेगेटिव है, छोड़ो, अपना इंपैक्ट सोचो प्रॉफिट के ऊपर ही, हमेशा ऐसे करना, बाद में इसको लिख लेना, ठीक है। तो इसको छुपा के बताओ, प्रॉफिट तक आते आते गेन ऐड हुआ होता है, तो हमने रिवर्स करने के लिए क्या करना है, लेस। कभी भी उसको नहीं देखना, वो देखोगे तो परेशान हो जाओगे। लेस गेन ऑन डिस्पोजल, ये सवाल में गिवन था 17 लेस। उसके बाद कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, वर्किंग नंबर 13, कितना 52 पॉजिटिव इनफ्लो है। और ये तो हो गया, इसका बैलेंसिंग ले गए थे पीपीई में। लो जी, अल्लाह के फजल से सवाल हो गया। -9 आया है ए का आंसर, -34 आया बी का, 124 पॉजिटिव, -9 -34 प्लस 124 81 पॉजिटिव, इसमें ऐड करो पॉजिटिव 112 193 आ गया। मेरी पर्चे जब मैं पढ़ता था तब मेरी पर्चे में नहीं करती थी ना कैश फ्लो टैली ना बैलेंस शीट, तो क्या हुआ, मैं फेल हो गया। एडजस्टमेंट कर लेते थे सारी बैलेंस शीट टैली कहाँ, छोटा सा देखो एक फिगर लिखते हुए तेजी में कैलकुलेटर पे, जो आप लोग जो घर पे ये जो चौधरी साहिबान बैठे होते हैं यहाँ क्लास में, जिनके मुलाजिम एक लिख रहा होता है, कोई 2 4 5 मुलाजिम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, पास होने वाले मुलाजिम होते हैं वो। बाकी चौधरी साहिबान जो बैठे होते हैं, जब वो जिंदगी में पहली बार कैलकुलेटर को तेज चलाना शुरू करते हैं पर्चे में जाके, तो गलतियां तो हो जाती हैं उनसे। तो एक आधी फिगर भी प्लस माइनस करते हुए जरा गलत होगी तेजी में, तो बैलेंस शीट टैली नहीं करेगी, फिर वो मिलता भी नहीं है। लेकिन नंबर तो मैक्सिमम स्कोर हो चुके हैं, गलती पे गलती के नंबर कटते नहीं। और हाइब्रिड वालों जल्दी तस्वीर बना लो यार, कैमरा इधर लाना है। फिर आप लोग कहना है कि कैमरा आमिर भाई बनाने नहीं देते तस्वीर, कहते तो आप लोग ठीक हो वैसे। कौन सी वाली, यही बस लें जी, पिक्टिव वेज लें। ले आमिर भाई, ये जी वर्किंग 15 है। ये तो ऐसे ही है ना, ये तो अगर किसी ने वैसे ही अगर देखना है एक बार देख लो इसको, बस ये मैंने पहले ही कहा था तस्वीर बना लें, इसकी अगर किसी ने पिक्चर बनानी है तो बना लें, लेकिन ये कोई वर्किंग नहीं थी। वर्किंग 15 आपको बस लाजमी दिखानी है। सामने देखेंगे तस्वीर तो नहीं बना रहा है हाइब्रिड यार, जल्दी बना लो हाइब्रिड बॉयज, जल्दी बना लो यार तस्वीर। एक बाइक वो मोबाइल वैसे लेके बैठे तो नीचे कर लो भाई, मेहरबानी आपकी यार, हद हो गई भाई। ये वर्किंग की पिक्चर बनानी है, अगली की तैयारी की हुई थी आपने, हम परेशान बैठेंगे। ओके, दाहल लिमिटेड पे आए, हो गया था, लेकिन इसमें एक एडजस्टमेंट है, वो बड़ा वो 5 7 10 मिनट ले जाएगी, और बस वही एडजस्टमेंट है, बाकी तो सवाल में कुछ था नहीं। वर्किंग कैपिटल वाली, हाँ और क्या 200 नंबर की होगी। ट्रेड पेबल्स को सही, वर्किंग कैपिटल को सही करके ले जाना था, जिसने वो सही नहीं किया उसने सिर्फ वो फिगर गलत की, लेकिन उसको डिफरेंस लेकर सही रुख पे ले जाने का नंबर मिलेगा। फिर उसने टैक्स का लेजर तो बनाया ही होगा उसमें से, फिर तो मेरे ख्याल में मैक्सिमम 1 नंबर कट जाएगा। क्वेश्चन की पिक्चर बेटा कौन खींचता है, ये वैसे कैसे नजर आता होगा। अच्छा जी, आपका होमवर्क पता है क्या है आज, वो XYZ लिमिटेड देखना, पास पेपर 10 है। XYZ लिमिटेड आसान सा सवाल है, और दूसरा है क्वेश्चन बैंक, कौन सा दिया था यार, साकिब को बुलाएं। सिंध रोबोटिक्स से पिछला सवाल कौन सा है, तो मर्दान, मेरे दोस्त पठान सारे करके आएंगे सवाल, मर्दान सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन बैंक देखो कौन सा है ये, मर्दान क्वेश्चन बैंक 8, पेज नंबर बेटा खुद देख लेना। मर्दान सॉफ्टवेयर है, मर्दान लिमिटेड है, मर्दान सॉफ्टवेयर लिमिटेड, ठीक है। हाँ जी, पेज भी दसो जी, पेज नंबर बड़ी
625। ये जी होमवर्क है हमारा। लेक्चर नंबर कौन सा चल रहा है? 88 ना, इसका होमवर्क है। ठीक है, मैंने कहा पहले लिख दूं, एंड में अक्सर नहीं भी टाइम मिलता, तो ये ऐसी चीजें जो रहनी नहीं चाहिए। अब आप कहोगे दो सवाल होमवर्क में दे रहे हैं, फीडबैक में भी गुस्सा कर रहे थे। और भाई नियत से करो ना, तो अब कैश फ्लो का सवाल आधा घंटा ज्यादा आपके सामने ठहर नहीं सकता, लेकिन नियत से करो मोबाइल लेस होकर, तो 1 घंटे का होमवर्क है, आप 1.5 घंटे में कर लोगे यार। और नहीं तो अगर मोबाइल में देखो, आजकल तो 1.5 घंटा हर पर्चे को देना चाहिए, वैसे तो घंटा सवा घंटा इतना ही लेते रहे, लेकिन ये हक है आपके हर सब्जेक्ट का। तो अगर मोबाइल साइड पे रख के करो, ये 2 सवाल 1 घंटे में हो जाने चाहिए। देखो 1-2 एडजस्टमेंट्स ही फंसती हैं, सवाल पूरा करो, गिवन टाइम में करो, मार्क्स इंटू 1.8 करके एक बार सवाल खत्म कर दो, टाइम खत्म हो गया, अब सॉल्यूशन देखो। अच्छा ये बस 2 चीजें ही बस गलत हुई हैं यार, बाकी देखो सारा तो सही हो गया। ये कॉन्फिडेंस तो ऐसे ही मिलेगा बेटा। आप लोग साथ साथ सॉल्यूशन देखते हो, बस पता नहीं 2 घंटे में एक सवाल करते हो। पहला दूसरा दिन फिर माफी थी, अब कोई माफी नहीं है, अब कौन सी माफी रह गई है? तो कैश फ्लो का सवाल आसान लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आपको सारे टॉपिक में से ये टॉपिक ज्यादा इजी लग रहा है। अच्छा जी, दाहल लिमिटेड वाले सवाल में सिर्फ ये एक एडजस्टमेंट है जो तंग करने वाली थी, जिसको मैंने येलो कर दिया, येलो। असल में आज तक हमें जो बैलेंस शीट दी जाती थी वो ऐसी दी जाती थी, जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज अलग अलग, इक्विटी वगैरह। अब जब हम वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं, तो मैंने पहले बताया था वर्किंग कैपिटल कहते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के डिफरेंस को। लेकिन जब हम वर्किंग कैपिटल आइटम्स की बात कर लेते हैं, तो इसका मतलब होता है वो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लिखवाया था कि वो होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। लेकिन हमें ना ये वर्किंग कैपिटल आइटम्स, यार अजीब आदमी हो यार तुम तीनों ही। वर्किंग कैपिटल आइटम्स यहां से हम उठाते थे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ले जाते थे, वो हमें ऐसे दिए होते थे अलग 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 थलग। इन्वेंट्रीज, रिसीवेबल्स, इंश्योरेंस क्लेम, एडवांसेस, बस आगे कहते थे ये तो वर्किंग वन में जाएगा। फिर इधर आते थे ट्रेड पेबल्स, एक्रूअल्स, फिर इनमें कोई गलती होती थी तो जिसमें गलती होती थी उसमें से माइनस कर देते थे, और ये वर्किंग कैपिटल आइटम्स थे, अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इंटरेस्ट और टैक्स जो हमने निकालने वो अलग बात है, लेकिन ये यहां से हम वर्किंग कैपिटल आइटम्स उठाते थे। अब मिसाल के तौर पे ट्रेड पेबल्स में वो कह रहा है, ट्रेड पेबल्स में वो कह रहा है, या एक्रूड एक्सपेंसेस में वो कह रहा है टैक्स पेबल पड़ा है, तो हम क्या कहते थे? नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं जाने देना, ये वहां ना जाए, इसका लेजर बनेगा। ऐसे ही है ना, ये नॉर्मल सवाल होता था। लेकिन दाहल वाले सवाल में उसने बड़ी ज्यादती की, उसने हमें करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटीज करके वर्किंग कैपिटल की फिगर बता दी। अब 2 चीजें हो सकती हैं, करंट एसेट्स 100 रुपए के बने हैं टोटल, करंट लायबिलिटीज 80 रुपए की हैं, तो नेट में वर्किंग कैपिटल कितना आ जाता है? 20 पॉजिटिव। जिसको हम कहते हैं कि ये नेट में मतलब एसेट्स है ना, और अगर यही 180 हो जाए तो ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव, यानी लायबिलिटीज ज्यादा हो गई हैं। तो अगर नेट करने से करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को यहां हम नेट ही करते हैं ना वर्किंग कैपिटल निकालते हुए, अगर नेट करने से आंसर पॉजिटिव आए तो उसको एसेट्स में शो करना चाहिए, मतलब नेट में एसेट्स बढ़ गए ना, और नेट में अगर लायबिलिटी ज्यादा आए, नेट करते हुए लायबिलिटी ज्यादा आए, तो फिर लायबिलिटीज नेट में आ जाती हैं। ये रेशियोज के टॉपिक में जाकर समझाऊंगा उसी मजीद, ठीक है ना। अगर हमने करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को नेट किया, नेट करने से पॉजिटिव आंसर आया, तो मतलब एसेट्स ज्यादा है। तो फिर ये नेट फिगर अगर कोई कहे कहां शो करनी है, तो हम कहेंगे जी एसेट्स में ही कर दो, नेट एसेट्स है। ये क्या है? नेट एसेट्स। और अगर यही फिगर नेगेटिव वाली लायबिलिटी ज्यादा हो जाए तो नेगेटिव आ जाएगी, तो हम क्या कहेंगे जी ये नेट लायबिलिटीज आ गई हैं, तो फिर इनको शो करने के लिए लायबिलिटीज होंगी। अब उसने एसेट साइड के ऊपर हमें वर्किंग कैपिटल बता दिया, अदर देन कैश, कैश उसने अलग बताया हुआ है। यानी उसने क्या किया, उसने सवाल के अंदर गिवन जितने भी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज उनको नेट किया, नेट में पॉजिटिव आंसर आया होगा वो उसने एसेट साइड के अंदर लिख दिया ओपनिंग और क्लोजिंग में। अब अगर बात सुनो, अगर ये एडजस्टमेंट ना होती तो इससे आसान एडजस्टमेंट जिंदगी में ना देखी होती आपने। उसने सारे एसेट्स लायबिलिटीज को